दूसरा जो मत दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कौन सा मत दिया है, वो दिया है कि आर्य कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक ने ये मत कहां दिया और कब दिया, कैसे दिया, देखिए आप लोगों को ध्यान है कि 1907 के अंदर 1907 के अंदर या गुजरात के अंदर जो अपने ताप्ती नदी के किनारे स्थान है जिसका नाम है सूरत। इस सूरत के यहाँ पे 1907 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के अंदर नरम दल और गरम दल के दरमियान विवाद हो गया और फिर बाद में जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई और इसका लाभ उठा करके अंग्रेजों ने उस समय के जो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, उनको जो है जेल में डाल दिया। अब जेल में जो है कहाँ पे डाला, देखिए दोस्तों, देखिए भारत की ये जो सीमा है वो वर्तमान में म्यांमार, और म्यांमार का जो पुराना नाम है वो है बर्मा की मांडले जेल में। कौन सी जेल में डाला दोस्तों, मांडले जेल के अंदर। मांडले जेल जो है वो बर्मा की गंगा कहलाने वाली नदी इरावदी, कौन सी नदी, इरावदी नदी के किनारे स्थित है। बर्मा की मांडले जेल इरावदी नदी के किनारे स्थित है। वहां पर बाल गंगाधर तिलक को रखा गया और वहां पर जो है बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इस किताब के अंदर उन्होंने आर्यों के आगमन को लेकर के एक मत दिया और वो मत दिया कि आर्य कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। आप लोगों को ध्यान है जैसे ज्योग्राफी में हम लोगों को वैसे पता ही है कि जो ध्रुव है वो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आर्यों की जो महत्वपूर्ण या जो प्रमुख पुस्तक है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंदर एक दीर्घकालीन उषा का उल्लेख है, यानी कि लंबे समय तक सवेरा। लंबे समय तक दोस्तों जो सवेरा है वो रहता है ध्रुवों पर। तो इस आधार पर यानी कि ऋग्वेद में वर्णित दीर्घकालीन उषा शब्द के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जेल के समय में मांडले जिस जेल के अंदर रखा गया वहां पर एक पुस्तक लिखी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, और उसके अंदर ये मत दिया कि आर्य कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब तीसरा जो मत है वो मत है उस मत को देखते हैं अपन लोग। देखिए वो मत है ब्रह्म ऋषि प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए गंगानाथ झा ने कहा है कि भारत के विद्वान हैं ये, इन्होंने कहा है कि आर्य बाहर से कहीं से नहीं आए, कहां से आए हैं, वो हमारे भारत के हैं और जो है उनका मूल स्थान कहाँ है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश है। अब देखो ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है, कौन सा प्रदेश है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब देखिए ब्रह्म ऋषि प्रदेश क्या है, और उससे पहले आप लोगों को एक और बता देते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश, दोनों को एक साथ देखेंगे। यानी कि इसका जो मत है ब्रह्म ऋषि प्रदेश वाला, ये जो है वो तो दिया गंगानाथ झा ने, और ये दिया है सप्त सिंधु प्रदेश का जो है अविनाश चंद्र ने, अविनाश चंद्र दास। ठीक है, तो देखिए सप्त सिंधु प्रदेश और ब्रह्म ऋषि जो प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है अपने भारत के अंदर। देखिए ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, सिंधु नदी, और सिंधु के बाद में जो है झेलम, उसके बाद में चिनाब, उसके बाद में रावी, उसके बाद में व्यास, और उसके बाद में
ये सतलज। और उसके बाद में ये यहाँ से ये प्राचीन सरस्वती नदी, सॉरी ये गंगा, और उसके बाद में प्राचीन सरस्वती नदी। ठीक है, देखिए तो सिंधु, और ये है अपने सरस्वती, यानी कि इस सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी के बीच का जो भूभाग है वहां पर कितनी नदियां होंगी दोस्तों? 7। कितनी हो गई है? 7। कौन कौन से? देखो गग्गर को यहाँ पे नदी में गिनते हैं। ठीक है, तो देखिए पंजाब की 5 नदियां क्रमशः कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, सरस्वती और सिंधु। देखो सिंधु और सरस्वती आ गई और बीच में 5 नदियां, तो कितनी नदियां हो गई है? 7। तो 7 नदियां का जो प्रदेश है वो हो गया सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि सिंधु प्लस सरस्वती प्लस 5। 5 कौन कौन सी इसके अंदर आ जाएगा? क्रमशः देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यानी कि देखो 2 तो ये हो गई, 2 और ये हो गई अपने 5, तो 2 और 5 बराबर कितना हो गया? ये 7 नदियां। 7 नदियों का जो भूभाग है वो है सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ब्रह्म ऋषि प्रदेश क्या है, जिसको हम गंगानाथ झा ने दिया। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है, देखिए ये जो गग्गर नदी और सरस्वती नदी, यानी कि गग्गर और प्राचीन जो सरस्वती नदी है जिसका अधिकांश भूभाग वर्तमान में हमारे राजस्थान में पड़ता है, उस प्रदेश को जो है क्या बोला गया है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। और ऐसा मानते हैं कि प्राचीन जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद का जो रचना है वो भी अपने पुष्कर के अंदर माना जाता है, यानी कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश के अंदर माना जाता है। ये मुख्य हो गया। आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं कि जो सिंधु नदी है वो इस वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जबकि सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद के अंदर सर्वाधिक पवित्र नदी या नदी तमे, अम्बी तमे इस नामों से पुकारा गया है। और जो ये सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी अपने अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है वहां पर प्राचीन काल में विंसन नामक स्थान, कौन सा स्थान है? विंसन नामक स्थान पर लुप्त होने का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और प्रश्न है। आप लोगों को मैंने नदियों के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है नदियां और उनके प्राचीन नाम। ठीक है, यहाँ पे जो 5 नदियां हैं उन 5 नदियों के प्राचीन नाम मैं बता देता हूं आप लोगों को। झेलम, झेलम को बोलते हैं वितस्ता। क्या बोलते हैं? वितस्ता। चिनाब, चिनाब को बोलते हैं अस्तिनी। रावी, रावी को बोलते हैं परुष्णी। व्यास जो है उस व्यास को बोलते हैं विपाशा। और सतलज जो है उसको बोलते हैं शतुद्री। ये जो नदियां हैं इन 5 नदियों के नामों को अपने को जो है पक्का ध्यान रखना है। झेलम जो नदी है उसको वितस्ता बोलते हैं, और अंग्रेजी में जो है जब यूनानियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय जो झेलम है उस झेलम के किनारे जो है सिकंदर का युद्ध हुआ और उसको बोलते हैं हाइडेस्पी। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि हाइडेस्पी का युद्ध, तो उस युद्ध को जो है ये 326 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। तो इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध बोलो, वितस्ता का युद्ध बोलो या झेलम का युद्ध बोलो, ठीक है, तीनों एक ही बात है। जो यूनानी है वो यूनानी इस झेलम को बोलते हैं हाइडेस्पीस, जबकि प्राचीन काल के अंदर या ऋग्वेदिक या वैदिक काल के अंदर झेलम को क्या बोला जाता था? वितस्ता। ठीक है, और चिनाब को बोला जाता है अस्तिनी, रावी को बोला जाता है परुष्णी, और व्यास को बोला जाता है विपाशा, और जो है सतलज को बोला जाता है शतुद्री। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने जो है पढ़ा कि
जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता का जो समय है वो कितना है। ये जो कालखंड है 2 भागों में जो इसको बांटा गया वो किसने बांटा है, मिंटर ने। और